तरह तरह के व्यंजन की खुशबू हवा में फैली हुई है। मेहमानों से पूरा घर भरा है। बच्चे यहाँ वहाँ दौड़ भाग कर अपने खेल में मशगूल हैं। पूरे घर में औरतों का मधुर संगीत गूंज रहा है। कुछ नवयुवतियाँ खी करती इस कमरे से उस कमरे तक दौड़ लगा रही हैं और खुद को काम में व्यस्त होने का नाटकीय आभास करा रही हैं। पूरा घर फूलों और तरह तरह की रंग बिरंगी झालरों और लाइटों से सजा हुआ है। घर की चहल पहल देखकर ही समझ आता है कि इस घर की बेटी की शादी है। हल्दी लगाने की तैयारी चल रही है। आसना पीली कुछ बूटी की कढ़ाई वाली साड़ी में शर्माती हुई अपने कमरे की चौखट से लगकर खुद में सिमटी हुई है। बाहर औरतें मंगल गीत गाते हुए कुछ रीति रिवाज पूरे कर रही हैं। उनके पूरे होने के बाद आसना को हल्दी लगाई जाएगी। सुबह से ही पूरा घर जोर शोर से हल्दी की रस्म की तैयारी में लगा हुआ है। आसना कभी खिड़की से बाहर झांकती तो कभी शर्माकर अपने बिस्तर के पास रखी लकड़ी की खूबसूरत नक्काशी वाली कुर्सी पर बैठ जाती। ये खूबसूरत सी कुर्सी उसके भैया ने उसके 5वें जन्मदिन पर उपहार में दी थी। तब से इस कुर्सी पर उसकी जान बसती थी। आसना को अपने बड़े भाई से बड़ा प्रेम था। बचपन से ही 24 घंटे अपने भाई के आसपास मंडराते रहती थी। माँ बाप से ज्यादा तो अपने भाई की गोद में खेली थी। ये नक्काशीदार कुर्सी आसना को उसके भाई की गोद का एहसास कराती थी। अगम आसना से पूरे 10 साल बड़ा था। दो छोटी बहनों का अगम इकलौता भाई है और अपनी दोनों ही बहनों से उसे बहुत प्यार है। 5 साल पहले अगम की शादी हो चुकी है। एक 3 साल की और एक 1 साल की दो बच्ची हैं अगम की। आसना की भाभी त्रसा भी दोनों बहनों आसना और अनुष्का को अगम के जितना ही प्यार करती हैं। इस समय शादी की भागम भाग में व्यस्त हैं। आसना के पिता विष्णु प्रसाद की एक छोटी सी दुकान थी जिसे अगम ने बड़ी मेहनत करके अब बड़ा कर लिया है। गांव में विष्णु प्रसाद एक सम्मानित व्यक्ति हैं। अगम भी अपने प्रेम व्यवहार के कारण सभी गांव वालों का प्रिय है। गांव के लोग भी शादी की तैयारी में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। आसना की मां राधिका शादी की तैयारी में कुछ ज्यादा ही उलझी हैं। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। शाम के समय हल्दी लगाने का शुभ मुहूर्त है। इस समय दोपहर का समय है। आसना को ठीक से साड़ी बांधनी नहीं आती, इसलिए उसकी भाभी त्रसा ने दोपहर में ही उसे साड़ी पहना दी थी कि आगे वो अपने काम फुर्सत से करती रहेंगी और आसना साड़ी पहनकर चलने की थोड़ी प्रैक्टिस भी कर लेगी, क्योंकि आसना ने आज पहली बार साड़ी बांधी थी। आसना का रंग सांवला है, लेकिन उसकी बड़ी बड़ी आंखें और किसी शिल्पकार के द्वारा तराशे गए ऐसे नए नक्श उसके सांवले रंग के बाद भी खूबसूरत लगते हैं। अगम अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ आसना के ससुराल गया है। कुछ रस्म करने के लिए बुलावा भेजा था उन्होंने। हल्दी की रस्म अगम के आने के बाद ही शुरू की जानी है। दोपहर से शाम होने को आई है, पर अगम अभी तक नहीं लौटा है। हल्दी लगने का मुहूर्त हो चुका है। अगम के आने की अभी तक कोई खबर नहीं है। अनुष्का ने अगम के नंबर पर फोन लगाया, पर फोन लगातार बंद आ रहा है। आसना अपने कमरे में बैठी है, अपनी कुर्सी पर अपने भाई की गोद में सर रखकर सोने का एहसास लिए हुए। आसना को पता ही नहीं कि बाहर सब लोग कितने परेशान हैं। जब किसी का इंतजार हो रहा हो और उसकी कोई खबर ना मिले तो मन में अजीब अजीब ऊट पटांग ख्याल भर जाते हैं। सुबह से खुशी के माहौल में डूबे घर में अचानक ही चिंता के बादल छा गए। सब लोग अपना अलग अलग अनुमान लगा रहे थे और राधिका की बेचैनी को और अधिक बढ़ा रहे थे। वो बार बार सामने मंडप में रखे भगवान की तस्वीर को देखकर तरह तरह की मन्नत मांग रही थी कि उसका बेटा अगम सकुशल हो और जल्दी घर लौट आए। सभी के चेहरे पर खुशी की जगह उदासी ने ले ली थी। बाहर पसरे अजनबी सन्नाटे को महसूस करके आसना अपने कमरे से बाहर आई। विष्णु आसना के पिता सर झुकाए चिंता में डूबे हुए, राधिका आसना की माँ विष्णु के पैर के पास सर रखकर हाथ रखे उदास बैठी थी। अनुष्का ने आसना के ससुराल वालों को फोन किया था तो पता चला कि अगम काफी देर पहले ही वहां से निकल गया है। इस खबर से वो और सभी और ज्यादा ही चिंतित हो गए। आसना बरामदे में लगे खंबे से टिककर खड़ी हो गई। उसकी आंखें दरवाजे पर ही टिकी थीं। जरा सी आहट पर कोई एक दौड़कर दरवाजे पर आ जाता और उसका मुरझाया चेहरा अगम के ना आने की खबर देता। शाम धीरे धीरे रात में बदल गई। सबकी आंखें दरवाजे पर टिकी थीं। अनुष्का बार बार अगम को फोन लगाने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन हर बार एक ही आवाज सुनाई दे रही है, द नंबर यू हैव डायल्ड इज करंटली स्विच ऑफ।
प्लीज डायल आफ्टर सम टाइम। फिर भी अनुष्का लगातार कोशिश कर रही है कि शायद इस बार फोन लग जाए। रात आहिस्ता आहिस्ता अब गहरी होती जा रही थी। अगम की अब तक कोई खबर नहीं थी। इंतजार धीरे धीरे एक बुरे हादसे या किसी अनहोनी के होने के ख्याल में तब्दील हो रहा था। तभी अचानक एक गाड़ी के रुकने की आवाज आई। खट खट खट। एक आवाज ने आसपास की फैली खामोशी को तोड़ा। लड़खड़ाते कदमों से अगम ने मुख्य दरवाजे से अंदर कदम रखा। आसना, जो अब तक दरवाजे पर अपलक नजरें बिछाए बैठी थी, अगम को देखते ही दौड़कर अगम के गले लग गई और फूट फूट कर रो पड़ी। कहाँ थे आप भैया? आपका फोन क्यों बंद था? आपको आने में इतनी देर क्यों हुई? आप तो बहुत पहले ही वहां से निकल गए थे ना भैया, फिर इतनी देर क्यों हुई? आसना रोते रोते एक सांस में सब बोल गई। अगम ने सर उठाया और आसना के सर पर हाथ फेरा। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और बोला, सांस तो ले ले, कितने सवाल करेगी, चल अंदर। आसना के पिता ने सभी मेहमानों को घर जाने के लिए कहा। वैसे तो वहां बैठे सभी महानुभाव जानना चाहते थे कि आखिर माजरा क्या है, लेकिन अगम के किसी इशारे को पाकर विष्णु ने सबके सामने कुछ नहीं पूछा और सबको घर भेज दिया। अंदर आकर अगम धम्म से फर्श पर बैठ गया और जो आंसू उसने बाहर रोक रखे हुए थे, अंदर आते ही किसी बादल की तरह बरस पड़े। सभी ने आकर अगम को घेर लिया। सभी परेशान थे कि आखिर हुआ क्या है। आसना ने जल्दी जल्दी अगम के पूरे शरीर की जांच कर ली। कहीं कोई चोट के निशान तो नजर नहीं आ रहे थे। मतलब अगम के साथ कोई दुर्घटना तो नहीं घटी। पर अगम की आंखों से बहते आंसू सबको आंदोलित कर रहे थे कि हुआ क्या है। विष्णु अगम के पिता उसके पास आए और कड़कती आवाज में पूछा, आखिर हुआ क्या है? बताते क्यों नहीं? कुछ बोलोगे या चुप रहकर खुद भी और सबको परेशान करना है? अगम ने अपनी लाल लाल आंसू भरी आंखों से विष्णु की तरफ देखा। विष्णु सहम गया। उसने पहले कभी अगम की आंख में ऐसा दुख नहीं देखा था। विष्णु की चिंता अब और बढ़ गई थी। फिर अगम ने खुद को शांत करते हुए, उन लोगों ने शादी से मना कर दिया। अगम ने सर झुकाकर कहा, क्या? मगर क्यों? विष्णु प्रसाद ने दुख और आश्चर्य मिश्रित भाव से पूछा। उन्हें हल्दी लगने से पहले ही 2 लाख नगद चाहिए। मैंने बहुत कोशिश की उन्हें मनाने की। जब वो नहीं माने तो अपने कुछ दोस्तों के पास गया पैसे का इंतजाम करने के लिए, मगर ऐसे अचानक कोई कैसे दे सकता है? पैसे घर के पेड़ पर तो नहीं लगते ना। कहते कहते अगम की आवाज भर्रा गई। नाम दौलत सिंह और दिल इतना गरीब, अनुष्का ने तीखे लफ्जों में कहा। और इंद्रेश ने कुछ नहीं कहा? राधिका ने पूछा। नहीं, वो कोई व्यवसाय शुरू करना चाहता है। किसी और पिता ने उसकी ऊंची बोली लगा दी है। बिक गया है वो। हमारे पास इतने पैसे नहीं कि उससे ऊंची बोली लगाकर इंद्रेश को शादी के लिए मना लें। ये दहेज के लोभी अपनी आत्मा तक बेचकर बैठे हैं अम्मा। चलो अच्छा हुआ हमारी आसना ऐसे लालची लोगों के बीच फंसने से बच गई। अगम की आवाज में एक सुकून सा था। लेकिन बेटा, ऐसे शादी से 3 दिन पहले शादी रुक जाना अच्छा है क्या? लोग उन लोगों को नहीं, हमारी बेटी को दोष देंगे। कहते हुए राधिका खुद के आंसू रोक नहीं पाई। सभी जा चुके मेहमानों में फूफा जी ही थे जो ठहरे थे। उन्होंने सुझाव दिया, मेरे दोस्त का बेटा है, शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं वो। अगर आप कहें तो मैं बात करूं। अच्छा लड़का है। उसके पिता मेरा कहना नहीं टालेंगे। जो दिन शादी के लिए तय है उसी दिन शादी कर लेंगे। विष्णु चुप रहे, मगर राधिका ने हामी भर दी। अगम कुछ कहता उससे पहले फूफा जी ने अपने दोस्त को फोन लगा दिया था। हेलो, हाँ गणपति, कैसा है यार? देख, एक बात करनी थी तुझसे। और फूफा जी ने सारी घटना कह डाली। गणपति भी नेक दिल निकले। बिना लड़की को देखे शादी के लिए हाँ कर दी। फोन पर ही शादी तय कर दी गई। तीसरे दिन ही शादी होनी है, जिस दिन शादी पहले से ही तय थी। बस दुल्हन का ससुराल बदल गया था। विष्णु तो जैसे किसी सदमे में खामोशा था। सारा रिश्ता तो राधिका और फूफा जी ने तय कर लिया था। सब कुछ इतनी तेजी से बदला कि अगम को कुछ कहने सुनने का अवसर ही नहीं दिया गया। 3 दिन बाद शादी के दिन आसना अपने कमरे में उदास बैठी थी। उसे तो किसी सामान की तरह समझा गया था। जहां एक ने मना किया तो दूसरे को सौंप दिया गया। बिना कुछ जाने समझे आसना आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन माँ की जिद से शादी तो तय कर दी गई थी और दोबारा फिर उसे ठुकराए जाने पर बिल्कुल ही अनजान के पल्ले बांधे जाना है।
खैर आसना लड़की है, विरोध भी करे तो किसका, सब अपने हैं। उसके इनकार करने से माँ बाप की परवरिश पर सवाल उठेगा। जो भी हो रहा है, आसना अपनी किस्मत मानकर शादी के जोड़े में सजी बैठी है। सांवला रंग उसकी गहरी काली आंखों के आगे फीका पड़ जाता है। उस रोज उसके चेहरे पर चमक थी, लेकिन आज बस उदासी और आंसू ही थे। शादी में बाहर तो खूब रौनक थी, पर सबके मन में उदासी थी। बस एक बात की तसल्ली थी कि किसी को कानो कान खबर नहीं हुई थी, इस नए बदल चुके दूल्हे की। औरतों ने मंगल गीत गाए, शादी ब्याह अच्छे से संपन्न हुआ। विदाई में आसना इस तरह से फूट फूट कर रोई जैसे अब शायद ही लौट कर आना होगा। सच भी तो था, जो बिल्कुल ही अनजान हो, जिसे माँ पापा भाई बहन कोई भी रत्ती भर भी नहीं जानता, उस घर जाने में आसना को कैसा लगना चाहिए था। पहले हुए रिश्ते को कम से कम उसके माता पिता भाई बहन जानते तो थे, लेकिन कहाँ जानते थे। अगर जानते होते उनकी नीयत को, तो इतना कुछ होता ही क्यों। वो भी तो इस नए लोगों के जितने ही अजनबी थे। आसना अपने मन में उधेड़ बुन लिए कार में बैठी ससुराल पहुंच गई। पति कौशिक से दो बड़ी दो छोटी बहनों ने दुल्हन का अच्छा स्वागत किया। सास ससुर ने भी बहू के आगमन में 2 दिन बाद भोज और मुंह दिखाई की रस्म रखी। अचानक हुई शादी में कुछ खास मेहमान नहीं आए थे, इसलिए सबको मुंह दिखाई का निमंत्रण भेज दिया गया। तयशुदा दिन पर बहू की मुंह दिखाई की गई। लड़की के नैन नक्श सुंदर हैं, पर काली है। इनका परिवार तो साफ रंग का है, फिर काली को कैसे ब्याह लाए। इतनी तो हूर की परी ना है जो इतनी गुपचुप जल्दबाजी में शादी कर दी। हूर की परी ना है, तभी तो गुपचुप शादी की। सुंदर होती तो डंके की चोट पर शादी करते। बेचारा कौशिक, कैसी काली मर दी गई बेचारे के मत्थे। हूँ इस तरह की बात आसना के कानों में आने जाने वाले मेहमानों से पड़ती रही। आसना हर लफ्ज के साथ और भी टूटती जा रही थी। ये तो मेहमानों की बात थी, घर वालों का व्यवहार क्या होगा, ये सोचकर आसना गहरे गम में डूबी हुई थी। रस्म खत्म हुई तो चारों बहनें मिलकर नई भाभी को कमरे में ले आईं। कौशिक कुछ देर बाद ही कमरे में आ गया। आसना के पास बैठते हुए कहा, तुम वाकई सुंदर हो और तुम्हारा सांवला रंग तुम्हारी खूबसूरती को और बढ़ा रहा है। कौशिक की बात सुनकर आसना को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वह उसे आश्चर्य से देखे जा रही थी। कौशिक आहिस्ता आहिस्ता आसना के करीब आया और उसके माथे को चूमकर बोला, तुम इन दिनों की उलझनों में थक गई हो, आराम करो। हमारे साथ के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। और आसना पास लेटकर जल्दी ही सो गया। आसना उसे अब भी देखे जा रही थी। क्या ये सच है? जिस अजनबी से आसना इतना डर रही थी, उसने तो डरने की एक वजह भी नहीं दी। कितने दिन बाद आज आसना मुस्कुराई। फिर कौशिक को देखते देखते अपने मन में शांति सी महसूस कर आसना भी सो गई। आसना का ससुराल उसके मन में बसे डर के अपेक्षाकृत सामान्य था। आसना की 4 ननद हैं, जिनमें 2 उसके पति कौशिक से बड़ी और 2 छोटी हैं, लेकिन चारों ही आसना से उम्र में बड़ी हैं। सास ससुर ननद सभी ने आसना को उचित सम्मान और प्यार दिया। चारों ही बहनों की शादी हो चुकी थी, इसलिए सभी अपने ससुराल में रहती थीं, लेकिन हर समय कोई एक बहन वहां जरूर रहती थी। कभी कभी चारों भी। समय धीरे धीरे गुजर रहा था। आसना ने अपने ससुराल को मन से अपना लिया। परिवार है, थोड़ी बहुत अनबन तो चलती रहती है, यहाँ भी चलती थी। शादी के दूसरे साल में आसना गर्भवती हुई। सास ने बच्चे की रूटीन जांच के बहाने आसना के बिना जानकारी के गर्भ का लिंग जांच कराया। पता चला कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़की है। अब पूरे परिवार ने आसना पर दबाव बनाना शुरू किया कि वह गर्भपात करा दे। इन सब में उसकी 3 बड़ी नंदें सबसे आगे थीं। आसना ने शिशु भ्रूण कन्या की हत्या से साफ इनकार कर दिया। तब उनका दबाव दुर्व्यवहार और प्रताड़ना में परिवर्तित हो गया। आसना के जीवन में ये एक बहुत ही दुख भरा समय था। 5 महीने की गर्भवती आसना से घर के छोटे से लेकर बड़े हर काम अकेले कराए जाने लगे। घर का कोई एक सदस्य भी तिनका तक इधर उधर नहीं करता था। सारे काम निपटाने के बाद आसना को घर में मौजूद सभी की मालिश भी करनी होती थी। सोते सोते उसे 12 बज जाते थे और उसके बाद भी उसे 4 बजे सुबह तक घर में झाड़ू पोछा करके नहाकर सबके लिए नाश्ता बनाना था। पूरे दिन उसे बिस्तर के आसपास भी बैठने की भी इजाजत नहीं थी। आसना की हालत दिन ब दिन दयनीय होती जा रही थी। अगम अपनी बहन से मिलने के लिए एक दिन अचानक ही आ गया। ये सोच
सोचकर कि आसना उसे देखकर खुश हो जाएगी। लेकिन जब अगम आया तो पहले तो आसना खुद में सिमटी खड़ी रही, फिर अपने भाई के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। आसना की हालत उसका हर दर्द बयान कर रही थी। अगम से कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पहले तो अगम बहुत दुखी हुआ और जल्दी ही क्रोध से भर गया। जिस बहन को उसने इतने नाजों से पाला था, उसकी ऐसी दुर्दशा देखकर अगम का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। अगम को गुस्से में देखकर आसना और दुखी हो गई। माँ बाप की इज्जत के लिए शादी कर ली भैया, तो उसी इज्जत को बचाए रखने के लिए मुझे सब सहना होगा ना, वरना लोग क्या कहेंगे। इन शब्दों के साथ आसना शून्य नभ को घूरने लगी, जैसे भगवान से पूछ रही हो कि सही कर रही हूँ या गलत। अगम को समझा बुझाकर आसना ने घर भेज दिया, लेकिन आसना की इस हालत का जिम्मेदार अगम खुद को मानने लगा। अगर मैंने रोक दी होती शादी और पढ़ने दिया होता आसना को, तो आज आसना कितनी खुश होती। अभी 12वीं तो पास की थी उसने। काश मैं आसना के लिए अम्मा बाबा को मना लेता तो आज ये ना होता। काश काश। आसना की तकलीफों के लिए खुद को जिम्मेदार मानकर अगम ने खुद को ही सजा दे दी। कम खाना, स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देना, परिणाम स्वरूप वह जल्दी से कमजोर हो गया। एक दिन अचानक अगम के पास खबर आई कि आसना सीढ़ी से नीचे गिर गई और चोट लगने के कारण बच्चा और माँ दोनों खतरे में हैं। आसना हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी है। अगम को खबर मिली तो सर पर पैर रखकर भाग आया। हॉस्पिटल में आसना जनरल वार्ड में दर्द से तड़प रही थी। अभी तक उसका जरूरी इलाज शुरू नहीं कराया गया था। हॉस्पिटल वालों ने बताया कि अभी तक किसी ने इलाज के लिए जहमत ही नहीं उठाई थी। घर वाले मौजूद तो हैं, लेकिन उसकी जान की कोई चिंता नहीं है। डॉक्टर खुद अपनी मर्जी से कैसे ऑपरेशन शुरू कर सकता है, जब तक कि घर वाले ना कहें। अगम के समझ में आ गया कि वजह क्या है। डॉक्टर को इलाज शुरू करने के लिए कहकर वह भागते हुए घर पहुंचा। जितने पैसे हो सके ले आया। इलाज शुरू हुआ, लेकिन तब तक आसना की हालत और बिगड़ गई थी। शिशु ने गर्भ में दम तोड़ दिया था। अगम ने कागजों पर दस्तखत किए। डॉक्टर के अनुसार ये ऑपरेशन गंभीर था। यदि इसमें आसना की जान चली गई तो इसके लिए अगम को तैयार रहना चाहिए। ऑपरेशन ना करें तो जान जाना तो तय ही है। अगम ऑपरेशन थिएटर के बाहर सांसें रोके बैठा रहा। कर भी क्या सकता था एक भाई। ऐसी परिस्थिति में सारा दोस्त तो ससुराल वालों का था, लेकिन इस वक्त उनसे कुछ कहना सुनना कहाँ सही था। ऑपरेशन खत्म हुआ। आसना अभी भी बेहोश थी। इलाज के लिए उसके ससुराल वालों ने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। वो नंदे जो अक्सर मायके में ही नजर आती थीं, इस हादसे के बाद उन्हें ससुराल से फुर्सत ही नहीं हुई। ससुर जी बीमार होकर बिस्तर पर पड़ गए और सासू माँ उनकी सेवा करने में व्यस्त हो गईं। मतलब कि हॉस्पिटल से किसी का कोई मतलब ही नहीं रहा। अगम ने अपने माता पिता को कुछ नहीं बताया था, लेकिन इतने गंभीर हालत को कैसे छिपाता। पूरे 36 घंटे के बाद आसना को होश आया। आंखें खोली तो सामने अगम खड़ा था, अकेले आंखों में आंसू लिए। काफी खून बह जाने के कारण आसना कमजोर हो गई थी। अगम ने पास आकर आसना का हाथ थाम लिया। जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आसना के होश में आने के बाद अगम ने अपने अम्मा बाबा को बुलाया। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर सभी को दुख हुआ। कौशिक कुछ दिन पहले शहर से बाहर गया था। वापस लौटा तो आसना हॉस्पिटल में थी। कौशिक क्या है ये आसना समझ नहीं पा रही थी। प्रताड़ना में कौशिक हिस्सेदार नहीं था और अक्सर शहर के बाहर रहता था। घर वाले आसना के साथ कैसा व्यवहार करते थे, इस बात की शिकायत आसना ने कभी कौशिक से नहीं की। ऐसे में कौशिक को दोषी नहीं मान सकते थे। आसना के इलाज पर सारा खर्च अगम ने किया था। इस समय उसकी माली हालत अच्छी नहीं थी, फिर भी अपनी बहन के लिए उसने वो सब किया जो वो कर सकता था। आसना 15 दिन अस्पताल में रही और इन 15 दिन में चारों नंद बस 2 बार किसी पड़ोसी की तरह मिलने आई। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने के बाद अगम कौशिक से इजाजत लेकर आसना को घर ले आया। घर आने के बाद आसना ने जो कुछ अपने भाई से बताया, उसे सुनकर अगम का रोम रोम गुस्से से सुलगने लगा। अगम आसना को घर लाके थोड़ा खुश था कि वह अपनी बहन का अच्छे से ख्याल रख सकेगा। आसना को देखकर हर बार अगम दुख से भर जाता और उसकी इस दशा का जिम्मेदार खुद को मानता, और ये बात उसको अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। आसना में अगम की जान बसती थी। उसके देख रेख में त्रिशा ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। धीरे धीरे 1 हफ्ते बीत गए। आसना की हालत पहले से काफी बेहतर हो गई थी। अब वह बिना सहारे के
ठीक से खड़ी हो पा रही थी। जब अगम ने उसे घर लाया था, वह इतनी कमजोर थी, अपने से बैठने के लिए उसे काफी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। आसना की सुधरती हालत अगम के लिए बड़ी खुशखबरी थी। आसना का कमरा आज भी आसना का ही था। आसना की हर चीज को उसमें सहेज कर रखा गया था। स्वस्थ ठीक होने के बाद आसना हल्के कदमों से घर में टहलती रहती थी। आसना अपने कमरे में रखी हर चीज को शून्य भाव से देख रही थी, जैसे कि वह सब किसी और का हो और आसना वहां बस मेहमान रही हो। आसना अंदर कमरे में गई और अपनी आराम कुर्सी जो उसके भैया ने दी थी उस पर बड़ी ही खामोशी से कुछ देर बैठी रही। फिर उठकर अपनी अलमारी से कुछ किताबें लेकर बैठ गई। थोड़ी देर तक उन किताबों के पन्नों को उलटती पलटती रही, फिर उसे सीने से लगाकर सिसक सिसक कर रोने लगी। सिसकियों की आवाज सुनकर अगम अंदर आया। आसना किताबों को गोद में लिए घुटनों पर सर रखकर आंखें बंद किए रो रही थी। सर पर स्पर्श पाकर आसना ने अपनी भीगी पलकें उठाकर अगम को देखा और बोली, भैया, क्या मैं इतनी बोझ थी कि उसे जल्दी से जल्दी शादी के नाम पर घर से बाहर कर दिया गया? पगली, किसने कहा कि तू बोझ है? बोझ क्यों होती भला? अगम ने आसना के आंसू पोंछते हुए कहा। फिर क्यों की मेरी शादी इतनी जल्दी में भैया? क्यों रोक दी गई मेरी पढ़ाई? ये तो रीत है आसना, बेटी को दूसरे के घर जाना ही पड़ता है। इस रीत में ये नहीं लिखा क्या भैया कि बेटी को पढ़ा लिखा कर उसका ख्याल रखने वाले ससुराल में जाना चाहिए? क्या उस रीत में ये नहीं लिखा कि बहू भी इंसान होगी? आसना का गला कहते कहते भर गया। रीत तो है, पर लोग कहाँ निभाते हैं सारी रीत को? अगम ने आसना को दुख से देखकर कहा। आसना दुख की भावनाओं में बहकर सब कह गई, जो उसने पहले किसी से नहीं कहा था, जिसे सभी हादसा समझ रहे थे। असल में वो हादसा नहीं, साजिश थी। आसना को कन्या भ्रूण की हत्या के लिए पहले से ही सास ससुर दबाव बना रहे थे। आसना लगातार उनका विरोध कर रही थी और उन्हें समझाने का असफल प्रयास कर रही थी। चारों ही नंदे अक्सर वहां आती जाती रहती और वो भी अपने माता पिता को समझाने की जगह भड़काने का काम किया करती थीं। उस दिन कौशिक किसी काम से दूसरे शहर गया हुआ था। आसना प्रतिदिन की तरह अपने कामों में लगी थी। उस दिन उसकी चारों नंद अपनी माँ से मिलने आई थीं और अपने माँ बाप से लगातार कुछ खुसर फुसर करके बातें कर रही थीं। जब भी आसना पास जाती, वो सभी अपने होठों को जबरदस्ती फैलाकर मुस्कुराने का ढोंग करती। आसना बिना कुछ कहे फिर से अपने कामों में व्यस्त हो जाती। इसी क्रियाक्रम में सुबह से शाम हो गई। सबके लिए शाम की चाय लेकर जब आसना आई तो आसना की सास ने उसे हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए समझाने के अंदाज में बोली, देखो आसना, इस घर में पहले से ही 4 लड़की रही हैं और संजोग देखो, उन चारों की 2-2 लड़की हैं। ऐसे में एक और लड़की की क्या जरूरत? अब तो एक लड़का होना चाहिए ना। इसलिए तुम इस लड़की को जन्म ना दो, अच्छा है। फिर किसी कसाई की तरह दांत निपोर कर हंसने लगी। आसना को ये अच्छा नहीं लगा। उसके लिए उसका शिशु तो बस शिशु था, लड़का या लड़की नहीं। उसने भी अपनी तरफ से अपनी सास को समझाने की कोशिश की। अम्मा जी, ये मेरा पहला बच्चा है। अगर पहला ना भी होता तो एक माँ होकर मैं अपने बच्चे की हत्या कैसे कर दूं? अगर एक लड़की का जन्म इतना ही बुरा है तो आपने 4 बेटियों को जन्म क्यों दिया? और उन चारों ने ही बेटी को जन्म दिया है। आपने उन्हें तो नहीं रोका बेटी के जन्म के लिए, फिर मुझे क्यों? आसना ने अपनी बात सरल शब्दों में बस अपनी सास को समझाने के लिए कही थी, लेकिन ये बात उनको किसी तीखी तीर की तरह चुभ गई थी, क्योंकि जब भी उसकी नातिनें घर आती थीं तो उसके सास ससुर पूरा घर सर पर लिए फिरते उनके लिए। ऐसे में आसना का बेटी को जन्म देना भला कैसे गलत था? लेकिन जो बात उन सभी को गहरे तीर की तरह चुभ गई थी, उसके लिए वो आसना को सबक सिखाना चाहती थी। आसना छत पर से कपड़े उतार कर आ रही थी, तभी किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया। आसना संभलते संभलते भी नीचे आ गिरी। नीचे गिरकर वह दर्द से तड़प रही थी। ऊपर खड़ी चारों एक राक्षसी हंसी के साथ उसे देख रही थीं। आसना को गिरा हुआ देखकर उसकी सास भागकर उसके पास आई। अरे कैसे गिर गई? उसके चेहरे पर परेशानी के भाव थे, लेकिन बड़ी नंद ने नीचे उतरते हुए कहा,
बहुत जुबान चलने लगी है इसकी। इतनी लंबी जुबान की बहू मुझे पसंद नहीं है। अरे लेकिन कुछ हो गया तो चलो चलो, जल्दी अस्पताल लेकर चलो। उसकी सास परेशान दिख रही थी। तभी दूसरी ने कहा, तड़पने दो थोड़ी देर, लंबी जुबान का हर्जाना तो भरे। वैसे भी मर गई तो दूसरी शादी में अच्छा दहेज मिलेगा। इस शादी में तो जो मिला ले लिया। बाबा के दोस्त होने के नाते मुंह खोलकर कुछ मांग भी ना पाए थे। तीसरी वाली ने आसना पर किसी चुड़ैल की तरह झुककर कहा। सभी उसके आसपास ही थी। तभी पड़ोस की चाची आ गईं। उनके आते ही वह सभी रोने का नाटक करने लगी। उन सभी की बातचीत के दौरान आसना बेहोश हो गई थी। जब आंख खुली तो वह अस्पताल में थी। सामने अगम आंखों में आंसू लिए खड़ा था। सब कुछ आसना से सुनकर अगम का तन गुस्से से सुलगने लगा। वह गुस्से में उठा तो आसना ने हाथ जोड़कर उसे रोक दिया। आसना बढ़कर अगम का हाथ थाम लिया और कहा, भैया आप क्या करेंगे? उन दुष्टों को बताऊंगा कि एक भाई अपनी बहन के लिए क्या कर सकता है। अगम गुस्से से फुफकारते हुए बोला, अरे बेटा, बहन के ससुराल में भाई का इस तरह रौब दिखाना अच्छी बात नहीं। आखिर आसना बहू है उस घर की। राधिका ने आंचल से अपना पसीना पोंछते हुए कहा, जो न जाने कब से दरवाजे पर खड़ी आसना और अगम की बात सुन रही थी। तो आप क्या चाहती हैं अम्मा? मैं उनकी दरिंदगी के लिए माफ कर दूं, जो उन्होंने मेरी आसना के साथ किया, उसे नजरअंदाज करके हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाऊं? अगम गुस्से से कांपते हुए बोला, बेटा तो क्या चाहता है तू? उस घर की बेटियों से झगड़ा मोल लें हम? आखिर हमारी आसना को रहना तो उसी घर में है ना। शांति से आसना को उसके ससुराल छोड़ा, उसकी नंदे आसना को माफ करके फिर से अपना लेंगी। राधिका ने अगम को समझाने के लहजे में कहा, क्या माफ कर देंगी आसना को? लेकिन किस बात के लिए अम्मा? कसूर क्या है आसना का? कि आसना ने उनकी जान लेने की कोशिश की? कि आसना ने कुछ भी बुरा किया किसी के साथ, जिसके लिए बेधूर्त लोग आसना को माफ करके अपना लेंगे? अगम को अपनी माँ पर अब अधिक क्रोध आ रहा था। गलती चाहे जिसकी भी हो, पर अब आसना का ससुराल ही उसका घर है। उनसे बहस करके मन मुटाव बढ़ाने की क्या जरूरत है बेटा? आखिर जब वो उस घर जाएगी तो उन लोगों से नजरें मिलाकर कैसे रह पाएगी, जब उसका भाई वहां सबसे बदतमीजी से पेश आ चुका होगा? राधिका अब भी अपने कहे पर कायम थी। मुझे समझ नहीं आता अम्मा, आप एक माँ होकर अपनी बेटी की जगह उन दरिंदगी भरे परिवार की पैरवी क्यों कर रही हैं? आपका माँ का दिल आपको कचोटता क्यों नहीं? अगम का गुस्सा अब दुख में बदल गया। उसने दुख से अपने माथे पर हाथ फेरा, जिस पर गहरी चिंता की लकीरें साफ साफ झलक रही थीं। कचोटता है बेटा, बहुत कचोटता है। एक बेटी जब ससुराल से बेदखल कर दी जाती है तो उसे क्या क्या सहन करना पड़ता है, ये तुम क्या जानो? कहकर राधिका नीचे फर्श पर बेतरतीबी से बैठ गई। हाँ ठीक है ना, मैं समझता हूँ और नहीं समझना चाहता हूँ। मुझे मेरी आसना के लिए न्याय चाहिए, बस न्याय। इसके लिए मैं कुछ भी करूँगा। अगम ने गुस्से से अपना हाथ दीवार पर दे मारा। तुझे नहीं पता, पर मैंने तो सब कुछ अपनी आंखों से देखा है ना। अपनी माँ को लोगों के ताने सुनकर रोते हुए, अपने बच्चों के लिए सब कुछ सहते हुए, सब कुछ उसका होने के बावजूद उसे अपना ना कह पाने का दुख। तुझे क्या पता, एक स्त्री जब ससुराल से निकाल दी जाती है तो दुनिया उसे किस नज़र से देखती है। कहते कहते राधिका की आवाज़ लरजने लगी थी और उसकी आंखों से आंसू लुढ़कते हुए उसके घुटने पर मोड़े हाथों पर रुक गए और थोड़ी देर ठहर कर फर्श पर आ गए। क्या नहीं जानता समझता मैं अम्मा, बताओ मुझे। अगम कमरे का एक चक्कर लगाकर चिड़चिड़ाते हुए बेड पर बैठते हुए कहने लगा, मेरी अम्मा यानी कि तुम्हारी नानी, उसे भी बड़ा शौक था झांसी की रानी बनने का। कुछ किताबें क्या पढ़ ली थी, खुद को क्रांतिकारी मान बैठी थी। किसी पर कोई अत्याचार करे उन्हें पसंद नहीं था। हर किसी के साथ खड़ी हो जाती थी उनके लिए लड़ने के लिए। लेकिन जब उन्हें जरूरत पड़ी तो उन्हीं लोगों ने उनसे पल्ला झाड़ लिया। क्रांतिकारी जो थी तो अन्याय कहाँ पसंद रहता उन्हें। मेरे नाना ने बड़े धूमधाम से उनका ब्याह रचाया। सब कुछ अच्छा था ससुराल में, और मैं और तेरे मामा जुड़वा हैं, ये तो तुम जानते ही हो। शादी के 3 साल बाद जब हम दोनों 1 साल के थे, माँ की किसी के साथ की गई भलाई की उन्हें सजा मिली। किसी रसूखदार परिवार के विरोध में उन्होंने किसी लड़की का साथ दिया था और सजा दिलाई थी, और इसकी ही उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। कहते कहते राधिका रुकी और सिसकने लगी। कैसी सजा अम्मा?
अगम और आसना ने एक स्वर में कहा। एक दिन अम्मा हम दोनों को घर छोड़कर मंदिर गईं। करवा चौथ की पूजा की कुछ रस्म करनी थी उन्हें। सुबह से निकली शाम तक भी जब वापस न लौटी तो हमारे बाबा उन्हें ढूंढने निकल पड़े, लेकिन उन्हें बस निराशा मिली। अम्मा नहीं, वो घर पर आकर बैठे ही थे कि किसी गाड़ी की तेजी से मुड़ने की आवाज सुनाई दी। किसी ने उन्हें चलती गाड़ी से नीचे फेंका था। बाबा दौड़कर बाहर गए तो देखा कि अम्मा के तन पर साड़ी नहीं थी, और जो कुछ बचा खुचा भी उन्होंने पहन रखा था वो भी बेतरतीबी से फटे हुए थे। सर से खून बह रहा था और शरीर पर चोट के कई निशान थे जो चीख चीख कर उनके साथ किए गए अपराध को बयान कर रहे थे। राधिका ने सिसकते हुए अपनी आंखें पोंछी और फिर चुप हो गईं। फिर अगम ये पूछते हुए कलेजा मुंह को आ रहा था। अम्मा खाई हुई चोटों के कारण बेहोश थीं। बाबा भी गांव के इज्जतदार व्यक्ति थे। चोरी छिपे डॉक्टर को बुलाकर उनका इलाज कराया गया और कोशिश की गई कि इस हादसे की खबर गांव में ना फैले। चोरी छिपे डॉक्टर को बुलाकर उनका इलाज कराया गया और कोशिश की गई कि ये बात गांव में ना फैले। तन के घाव तो कुछ दिन में भर गए, लेकिन जो घाव अम्मा के मन पर लगा था वो उससे काफी आहत थी। बाबा जी ने और मेरे दादा दादी सभी ने अम्मा को चुप रहकर बात दबाने को कहा, लेकिन अम्मा ठहरी क्रांतिकारी। जहां वे दूसरों पर हुए अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ती थीं, जब उन पर बात आई तो कैसे चुप रह जाती। उन्होंने उन रसूखदारों के खिलाफ केस दर्ज करा दिया, जिसके चलते ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे, जिसके चलते दादा दादी ने अम्मा को उनका कहा ना मानने के जुर्म में घर से निकाल दिया। अम्मा ने हार नहीं मानी, वो लड़ती रही। दादा दादी ने अम्मा बाबूजी का रिश्ता खत्म करा दिया। हम दोनों अम्मा के साथ उनके मायके आ गए। नाना जी अम्मा का साथ देते थे। एक बार कोर्ट की सुनवाई के दिन उन लोगों ने नाना जी का अपहरण कर लिया और अम्मा को कोर्ट न जाने के लिए धमकाया। अम्मा निडर होकर कोर्ट तो पहुंची, पर कोई बयान नहीं दे पाई। कोर्ट के रास्ते में ही उन लोगों ने नाना जी की हत्या करके फेंक दिया। ये एक गहरा आघात था। अम्मा बिल्कुल अकेली पड़ गई, क्योंकि अम्मा नाना नानी की इकलौती संतान थी। नानी अम्मा के बचपन में ही गुजर गई थी। नाना जी ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। अब अम्मा के पास सिवाय उस मकान और खेत के बस हम दो ही बच्चे थे। वो लोग एक रात घर आए और हम दोनों के सर पर बंदूक रखकर केस वापस लेने को कहा। अम्मा इंसाफ तो चाहती थी, लेकिन उसके लिए अब किसी की बलि नहीं देना चाहती थी। अम्मा ने केस वापस लेकर हार मान ली और उन रसूखदारों ने उस दिन पूरे गांव में जश्न मनाया और घूम घूम कर अम्मा के नाम को और बदनाम किया। गांव वालों ने भी उनकी बातों का आनंद लिया। अफसोस तो इस बात का था कि जिनकी खातिर अम्मा ने ये सब सहा था, वो लोग भी उस बेहयाई के जश्न में शामिल थे। अम्मा अंदर से टूट गई थी, लेकिन उन्होंने हमारी परवरिश जी जान लगाकर की। घर से निकलते ही लोग अम्मा पर तानों की बरसात करते थे। अम्मा सब कुछ सुनती रही, सहती रही। अम्मा मेरी शादी के बाद इस मतलबी दुनिया को अलविदा कह गई। आज ये उम्र हो गई, सब कुछ लोगों से सुना। अम्मा तो बस अकेले में रोया करती थी, किसी से कुछ नहीं कहती थी। आज तक बाबूजी या उस घर के किसी ने भी पलटकर हमारी खैर खबर नहीं ली। राधिका कहते हुए अब फूट फूट कर रो पड़ी। अगम और आसना निःशब्द स्तब्ध खड़े थे। एक दुख जो अम्मा अपने दिल में छिपाए बैठी थी, जिसे आज पहली बार किसी के सामने कहा था। जिंदगी का ये पहलू तो सच में बहुत ही भयावह था। नानी ने पहले ही अपना दुख नहीं कहा था, पर अम्मा उनके हर दुख को समझती थी, महसूस करती थी। नानी का ये दुख उनके अकेले का नहीं था, अम्मा भी उसमें बराबर की हिस्सेदार थीं। दो बच्चे और एक असहाय महिला, जिसकी खुद की कोई गलती नहीं थी। उनके परिवार ने उन्हें और दो मासूम बच्चों को बेसहारा छोड़ दिया, साथ ही कदम कदम पर उसका तिरस्कार किया, उसे नीचा दिखाया। कितना कुछ सहा था नानी ने। काफी देर तक कमरे में सन्नाटा पसरा रहा, बस अम्मा की सिसकियां सुनाई देती रहीं। अम्मा का दुख इतना बड़ा था कि अगम को कुछ शब्द भी नहीं सुझा रहे। उन्हें दिलासा देने के लिए एक अरसे के बाद राधिका का दुख आंसू बनकर उनकी आंखों से बह निकला था। आसना भी स्तब्ध खड़ी अपनी अम्मा को देखे जा रही थी। शायद वह तय नहीं कर पा रही थी कि किसका दुख ज्यादा बड़ा है। किसे इस वक्त रोने के लिए एक कंधे की ज्यादा जरूरत थी। अगम कुछ देर बाद अपनी जगह से हिला और माँ के पास आकर नीचे बैठ गया। राधिका के आंसू पोंछे, फिर उनके गले लग गया।
थोड़ी देर ऐसे ही गले लगे रहने के बाद उसने अम्मा को सहारा देकर उठाया और कमरे से बाहर ले गया। अनुष्का खाना बनाने में व्यस्त थी। उसे कोई खबर नहीं थी कि कहाँ क्या हो रहा था। अगम राधिका को उसके कमरे में ले गया। तृषा खाना लेकर आई तो अगम ने राधिका के पास बैठकर अपने हाथों से खाना खिलाया। अम्मा के पैरों में मालिश की। धीरे धीरे अम्मा सो गईं। आसना दरवाजे पर खड़ी चुपचाप अम्मा को देख रही थी। अम्मा को उस दिन ऐसे सहारे की बहुत जरूरत थी। अम्मा के सोने के बाद अगम उठा और दरवाजे पर खड़ी आसना के सर पर हाथ फेर कर कहा, चलो खाना खा लो और आराम करो। जो कुछ भी बातें हैं कल करेंगे, फिक्र मत करो। मेरे जीते जी मैं तुम्हें उनके हाथ की कठपुतली नहीं बनने दूंगा। आसना ने भरी आंखों से अगम को देखा और अपने आंसू छिपाने के लिए जल्दी जल्दी पलकें झपकाईं। फिर अगम के पीछे पीछे खाने की जगह पर आई। बेमन से खाना खाकर अपने बिस्तर पर आकर लुढ़क गई। खामोशी से छत पर लगे पंखे को घूरती रही। जाने क्या चल रहा था उसके दिमाग में। आसना नीचे लेटी हुई छत पर लगे पंखे को खामोशी से घूर रही थी। जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा था। फिर उसने अपनी भरी हुई आंखें मूंद लीं। आंखें बंद करते ही उसकी आंखों में उसके भाई का मुस्कुराता चेहरा था। कितनी परवाह करता है अगम आसना की। आसना ने अपनी आंखें खोल दी और जो ख्याल उसके दिमाग में तेजी से तैर रहा था उसे निकाल फेंका। कुछ दिन खामोशी से यूं ही गुजर गए। आसना पूरी तरह से स्वस्थ हो गई थी और अपने गम को अपनों के साथ रहकर भूलने लगी थी। लेकिन वक्त उसे कैसे भूलने देता इतनी आसानी से। एक दिन सुबह सवेरे ही कौशिक आ गया आसना को अपने साथ ले जाने। अगम ने तो पहले जाने के लिए मना किया, लेकिन कौशिक के बार बार प्रेमपूर्ण आग्रह को मना नहीं कर पाया और आसना के ये कहने पर कौशिक को कुछ पता नहीं, वो इन सब में शामिल नहीं। आसना के जाने के लिए इस शर्त पर हाँ कर दी थी कि आसना उसे सब कुछ बताएगी। आसना ने भी सर झुकाकर हामी भर दी। आसना के दूसरे कमरे में जाने के बाद कौशिक ने बहुत सकुचाते हुए कहा, भैया वो मैं क्या हुआ भैया, आप हकलाने कब से लगे? अगम ने मजाकिया लहजे में कहा, हाँ भैया, मुझे कुछ कहना है आपसे। कौशिक ने अपनी आंखें जमीन में गड़ाए हुए ही कहा, हाँ तो कहो क्या बात है। अगम ने अपनी आंखें कौशिक पर स्थिर करते हुए कहा, भैया मुझे नए बिजनेस के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। मैंने अपने कुछ दोस्तों से भी बात की है। अगर आप कुछ मदद कर दें तो मेरा काम शुरू हो जाए। बिजनेस जमते ही मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। कौशिक ने अगम को उम्मीद भरी नजर से देखते हुए कहा। अगम कुछ देर खामोश रहा। क्या कहता वो भी। आसना के इलाज में और उसके स्वास्थ्य को सही करने में अगम ने अपनी सभी जमा पूंजी खर्च कर दी थी। ऐसे में कौशिक की मदद कैसे करता। लेकिन कौशिक ने इतनी उम्मीद से कहा था, अगम उसे निराश भी तो नहीं कर सकता था। अगम ने कुछ सोचते हुए कहा, आप आज तो रुकेंगे ना कौशिक? कल मैं आसना की विदाई का सब इंतजाम कर दूंगा। और फिर कौशिक के कंधे को दबाते हुए घर से बाहर निकल गया। कौशिक को समझ नहीं आया कि अगम के इस तरह से जाने को क्या समझे। फिर वह मन मार कर राधिका के साथ बैठ गया और इधर उधर की बात करने लगा। देर रात तक अगम वापस लौटा। सभी खाना खा चुके थे। अगम ने थोड़ा बहुत खाया और बिना किसी से कुछ कहे अपने कमरे में जाकर सो गया। कौशिक चुपचाप अगम को देखते रहा। शायद मुझे टालना चाहते हैं, ऐसा सोचकर कौशिक दुखी मन से सो गया। अगली सुबह आसना की विदाई की सारी तैयारी हो गई थी। अगम बिना कुछ कहे एक तरफ खड़ा था। आसना का सामान गाड़ी में रख दिया गया। आसना सभी से विदाई ले रही थी। कौशिक को अगम की बेटी ने कहकर अंदर भेजा कि पापा बुला रहे हैं। कौशिक अंदर गया तो अगम ने एक बंद लिफाफा कौशिक को पकड़ा दिया और गले लगाकर कहा, खूब तरक्की करो। कौशिक ने लिफाफा खोला तो उसमें काफी पैसे थे। फिर कौशिक मुस्कुराता हुआ गाड़ी में बैठ गया। अगम भीगी पलकों से गाड़ी को जाते हुए देखता रहा जब तक कि वह ओझल नहीं हो गई, क्योंकि उसमें उसकी लाडली आसना फिर से दूर जा रही थी। एक बार फिर आसना अपने ससुराल में थी। चारों नंद इस समय अपने ससुराल में ही थीं। उनके ना होने से पहली बार आसना को घर अपना सा लगा, क्योंकि वे जब होती थीं तो आसना किसी गुलाम की तरह रहती थी। आज कितने दिन के बाद उसने ससुराल की हवा में शांति और अपनापन महसूस किया था। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन की नहीं थी। 2 दिन बाद ही चारों वहां आधम की। शुक्र है भगवान का कि कौशिक घर पर ही है, इसलिए उनका व्यवहार आसना के लिए बहुत दोस्ताना रहा, जैसे वो उसके सही सलामत होने से कितना खुश हैं। कौशिक ने अगम के दिए पैसे से
खुद का बिजनेस शुरू किया और नाम रखा आसना फैशन स्टोर। उन चारों को ये नाम जरा भी नहीं सुहाया, लेकिन कौशिक से कौन कहने जाए। कौशिक का व्यापार चल निकला। आसना आगे पढ़ना चाहती थी, पढ़ाई में अच्छी थी। अगम की मदद से आसना का एडमिशन कॉलेज में हो गया। घर गृहस्थी को संभालते हुए आसना ने पढ़ाई जारी रखी, साथ ही एक बच्ची को जन्म भी दिया। अगम आसना से मिलने आता जाता रहता था। चारों नंदों की आसना की जिंदगी में दखलंदाजी तो अब भी जारी थी। फूस फूस के साथ अपने माता पिता के कान भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी उन चारों ने। कोई एक भी आसना से लगाव नहीं रखती थी। कौशिक की व्यापार अच्छा तो चल पड़ा था, लेकिन अभी तक कौशिक ने अगम को पैसे लौटाने का कोई जिक्र नहीं किया था। एक दिन अगम ने कौशिक से कुछ पैसों के लिए कहा, क्योंकि अनुष्का की पढ़ाई के लिए जरूरत थी। कौशिक ने कहा, आप घर आ जाइए, मैं घर पर पैसों के साथ मिलता हूँ। अगम खुशी खुशी आसना को घर आने की खबर दी। आसना घर के काम निपटाकर अपनी 3 साल की बच्ची के साथ खेल रही थी और खुशी से अपने भाई के आने का इंतजार कर रही थी। बताए हुए समय पर जब अगम घर नहीं पहुंचा, तो आसना ने अगम को कॉल की। काफी देर घंटी बजने के बाद कॉल उठाई गई, तो आसना झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोली, भैया आप भी ना झूठे हैं, कब से इंतजार कर रही हूँ, अभी तक आए क्यों नहीं। वो हॉस्पिटल में हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया है और बहुत गंभीर चोटें आई हैं। सड़क पर बेहोशी की हालत में पड़े थे, तो मैं उन्हें यहाँ ले आया। किसी अजनबी ने कहा, जिसके पास अगम का फोन था। उस अजनबी ने अस्पताल का पता बताया। आसना के हाथों से फोन छूटकर जमीन पर जा गिरा। वह तेजी से चीख कर रोना चाहती थी, लेकिन उसने खुद को नियंत्रित किया और भागकर कौशिक के पास गई, जो उस समय सोफे पर बैठा किसी से बात करने में व्यस्त था। आसना ने रोते हुए सारी बात कौशिक से कही। कौशिक ने आसना को गले से लगा लिया और शांत किया। फिर दोनों जल्दी ही अस्पताल के लिए निकल गए। अस्पताल पहुंचकर कौशिक ने आसना के माता पिता को खबर दी। अगम का इलाज जारी था। अगम अब होश में आ गया था। आसना को मिलने के लिए अंदर बुलाया और आसना को झुकने का इशारा किया। अगम भारी भरकम मशीनों के बीच था, मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा था। आसना के पास आकर झुकने पर अगम ने आसना के सर पर हाथ फेरा और अपना ऑक्सीजन मास्क हटाकर बोला, मेरा साथ बस इतना था, आगे का सफर तेरे अकेले का है। भले टूट जाना, लेकिन कभी हार मत मानना। आसना ने जो सिसकियां दबा रखी थीं, आंसू के साथ बह निकली। ऐसा क्यों कह रहे हैं भैया, आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अगम ने दर्द भरी मुस्कान ली। उसका हाथ आसना के सर से फिसलकर बेड पर पड़ा। आंखें खुली थीं। कुछ घाव उसके शरीर से ज्यादा मन पर थे। शायद कोई बड़ा राज जो अपने साथ ले गया था। आखिरी समय भी उसकी चिंता आसना के लिए थी। अगम अब नहीं रहा। आसना उसके पास ही थी, लेकिन वो अगम को जाने से रोक ना सकी। वह पास बैठी अगम के हाथ को पकड़े हुए भावहीन दृष्टि से उसे देख रही थी, जैसे उसे खबर ही नहीं अभी अभी क्या घट गया है उसके साथ। उसकी सिसकियां, आंसू सब थम गए। बस उस वक्त अगम के पास बैठी हुई किसी मूर्ति के समान लग रही थी, जिसके चेहरे पर एक स्थिर भाव थे। वह वहीं बैठी रही। 2 घंटे बाद डॉक्टर अंदर आए, तो उन्होंने बाहर अगम के गुजर जाने की खबर दी। मगर आसना अब भी स्थिर थी, वहीं अगम का हाथ पकड़े हुए। शायद वह इस सच को सच नहीं मानना चाहती थी। डॉक्टर ने जब आसना का हाथ अगम से छुड़ाया, तो वो जोर से चीखी, भैया हैं मेरे, हाथ मत छुड़ाओ, कहीं नहीं जाएंगे, मैं साथ रहूंगी। वो अब नहीं रहे। एक नर्स के कहने पर एक जोरदार तमाचे की आवाज आई, जो आसना ने नर्स को लगाया था, और आसना जोर जोर से चीख रही थी, वो हैं और रहेंगे। उसके बाद धड़ाम की आवाज के साथ आसना अस्पताल की जमीन पर गिर पड़ी। आसना को बेड पर लिटाया गया। जाहिर तौर पर उसे गहरा सदमा लगा था, इसलिए नर्स ने उस पर गुस्सा नहीं किया, बल्कि उसका अच्छे से ख्याल रखा। थोड़ी देर बाद अनुष्का अपने माता पिता भाभी के साथ अस्पताल पहुंची। सामने अगम को निष्प्राण पाकर अनुष्का भी एक चीख के साथ धड़धड़ाती हुई सीढ़ियों से जमीन पर आ गिरी। डॉक्टर ने नब्ज देखी तो रुक चुकी थी। अपने भाई को इस रूप में देख नहीं पाई और उसकी धड़कनों ने रुककर उसका साथ छोड़ दिया और अनुष्का को भी अगम के साथ कर दिया। राधिका और विष्णु वहीं खड़े सब देखते रहे। 2 बच्चों ने दुनिया को एक ही दिन अलविदा कह दिया था और एक ही हालत नाजुक बनी हुई थी। 2 दिन बाद जब आसना को होश आया, तो शायद उसे फिर से बेहोश हो जाने की इच्छा हो। उसके भाई जो उसके लिए बहुत कुछ थे, और उसकी बहन जो उससे छोटी थी, जिसके लिए आसना बड़े बड़े सपने देखती थी,
उसका तो शरीर भी अब इस दुनिया में नहीं था। इन 2 दिनों में उसका दाह संस्कार कर दिया गया था। आसना के लिए तो जैसे पूरी दुनिया ही खत्म हो गई थी। माँ से दूर रहने के कारण, घर पर उसकी कोई देखभाल ना होने के कारण उसकी 3 साल की बच्ची घर पर तेज बुखार से तप रही थी। आसना पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। आसना अब घर आ गई थी। अपनी बेटी के सिरहाने बैठी थी, उसे देख रही थी, जैसे अब वो उसे छोड़कर जाने को ही तैयार है। घर वालों को बुखार में तपती बच्ची की कोई परवाह नहीं थी। बच्ची का शरीर किसी तपती धूप की तरह गर्म था और वो तेज बुखार की वजह से दर्द से कराह रही थी। आसना उसे देखे जा रही थी। अचानक उसके कानों में उसके भाई के शब्द गूंजे। क्या मतलब था इसका? टूट कर भी हार मत मानना। उसने अपने आंसू पोंछे जो उसकी लाचारी दिखा रहे थे। कौशिक के पर्स से पैसे निकाले और बच्ची को गोद में उठाया। बाहर आकर ऑटो रिक्शा में बच्ची को अस्पताल ले गई। वो टूटी हुई थी, लेकिन अब उसे अपनी बच्ची को मरने नहीं देना था, जिसके मरने का शायद घर वाले इंतजार कर रहे थे। अपनी बच्ची की जिंदगी नहीं हारेगी, उसने मन में दृढ़ संकल्प लिया। आसना की कोशिश कामयाब रही। बच्ची अगली सुबह तक ठीक हो गई थी और बुखार से दम तोड़ने के खतरे से बाहर थी। उस पूरी रात आसना बच्ची के साथ अस्पताल में थी। घर पर एक नोट छोड़कर आई थी। वो किस अस्पताल जा रही है, लेकिन घर से कोई भी अस्पताल नहीं आया था। दोपहर बाद आसना ने डॉक्टर से सलाह लिया और बच्ची को घर ले आई। बच्ची ठीक थी, पर थोड़ी थकान थी। उसे बुखार की वजह से शाम के समय आसना किचन में खाना पका रही थी। तभी किसी ने पीछे से उसका बाल खींचकर जोरदार तमाचा उसके गालों पर दे मारा। आसना संभालती उससे पहले एक और थप्पड़ फिर से उसके गालों पर पड़ा। उसके साथ ही वह किचन के फर्श पर गिर गई। उसके बालों से घसीटते हुए वो आसना को किचन से बाहर ले गया और उसके पेट पर पैरों से जोरदार वार किया। आसना दर्द से तिलमिला गई, लेकिन उसे उस समय दया नहीं आई। उसे बालों से खींचकर जमीन पर उसका सर दे मारा। आसना के मुंह से और सर से खून की धार बह निकली। उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। दर्द की वजह से उस पर बेहोशी छाने लगी और जल्दी ही वो बेहोश हो गई। आसना खून से भीगी जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसकी चारों नंद, जो बड़े मजे लेकर सारा नजारा देख रही थीं, एक बार भी उनमें से किसी एक ने आसना के साथ ऐसे जानवर से बदतर व्यवहार के लिए नहीं रोका। उन चारों के चेहरे पर एक राक्षसी मुस्कान तैर रही थी, जैसे कि उनके मन की कोई बड़ी मुराद पूरी हो गई है। पूरी रात आसना उसी फर्श पर बेहोश पड़ी रही और जब होश आया तो उसके आसपास का खून सूख गया था। उसके कपड़े पर भी खून के सूखे निशान थे। जब उसे होश आया तो उसने उठने की कोशिश की। वह बहुत दर्द में थी। किसी तरह उठकर बैठी, फिर खुद को घसीटते हुए दीवार के सहारे टिका दिया। घर में सन्नाटा पसरा था। शायद अभी सब सो रहे थे। अपनी इस दुर्दशा की तो वजह भी पता नहीं थी। उसकी आंखों के सामने उसके पति का क्रूर चेहरा घूम रहा था, जो उसे पिछली रात किसी जानवर की तरह बेहताशा मारे जा रहा था। लेकिन क्यों? अभी कुछ दिन पहले ही उसने अपने पिता तुल्य भाई और छोटी बहन को खोया था। अपनी मासूम बच्ची को मौत के बेहद करीब देखा था। अभी तो वो ठीक से संभली भी नहीं थी। ऐसे में अचानक कौशिक का ऐसा व्यवहार उसे समझ नहीं आ रहा था। वह शारीरिक रूप से घायल थी, लेकिन उससे ज्यादा दर्द उसके मानस पटल पर था। उसकी आंख से आंसू की धारा लगातार बहती जा रही थी। फिर अचानक से उसे अपने बच्ची की चिंता ने परेशान कर दिया। मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार तो मेरी मासूम बच्ची के साथ इन लोगों ने क्या किया होगा? बच्ची के कमरे में कोई हलचल भी नहीं दिख रही। कहीं इन लोगों ने मेरी बच्ची के साथ एक अनहोनी डर ने आसना के सारे दर्द को भुला दिया, जो बेहताशा दर्द के बावजूद झटके से उठी और तेजी से बच्ची की तरफ भागी। बच्ची के पास पहुंचकर आसना ने उसे सर से पांव तक अच्छे से टटोलते हुए जांच की। फिर उसने राहत की सांस ली और वहीं फर्श पर धम्म से बैठ गई। बच्ची आराम से सोई हुई थी। शायद दवा का असर था। आसना अपनी बच्ची के पैर के पास बिस्तर पर सर रखकर बैठी रही। अभी तक सूरज पूरी तरह से बाहर नहीं आया था। हल्की हल्की बारिश जो सारी रात हुई थी, अब तेजी से बरस रही थी। बिजली तेज चमक के साथ गरज रही थी। मौसम में हल्की ठंडक थी। हल्की ठंड के कारण और दर्द से थोड़ा आराम मिलने से आसना की आंख लग गई। आसना की आंख लग गई। जब उसकी आंख खुली तो वह कमरे से बाहर फिर से उसी जगह पर फर्श पर पड़ी थी। कौशिक उसे एक बार फिर बालों से घसीटते हुए बाहर ले आया था। आसना एक बार फिर
दर्द से कराह रही थी। उसने अपने खून बहते हुए होठों से खून साफ किया और एक दर्द भरी धीमी आवाज में कांपते होठों से पूछा, ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? अपने भाई के मरते ही आजादी मिल गई तुझे। पैसे चोरी करके रात भर मटर गश्ती करके आई और तू चाहती है कि मैं तुझे पलकों पर बिठाऊं? कौशिक ने किसी नाग की तरह फुफकारते हुए कहा। लेकिन मैं तो बच्ची को अस्पताल ले गई थी। आप घर में नहीं थे तो मैंने पैसे निकाल लिए, लेकिन मैं एक पेपर पर सब लिख कर गई थी, अस्पताल का पता भी। पूरी रात अस्पताल में, आप चाहें तो वहां के डॉक्टर नर्स से पूछ लीजिए। आसना दर्द भरे होठों से सब बोल रही थी कि तभी कौशिक ने पास आकर फिर से उसके बालों को खींचा, जो खून सूखने की वजह से आपस में चिपके हुए थे, और चीखते हुए बोला, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। अब तू घर से बाहर कदम रख कर देखा। आसना को छोड़कर वह पैर पटकते हुए घर से बाहर निकल गया। आसना वहीं बैठे अपने दर्द से ज्यादा किस्मत पर रो रही थी। कुछ देर बाद कौशिक एक दवा का पैकेट लेकर लौटा और आसना को देते हुए बोला, खा ले, दर्द की दवा है, और महारानी बनकर मत बैठ, काम निपटा घर का। और पैकेट में से 2 गोली निकालकर आसना के मुंह में भर दी और बिना कुछ खाए पिए उसे निगल जाने को कहा। सचमुच ये सब उसके यकीन से बाहर था। अचानक कौशिक के इस राक्षसी रूप की तो उसने कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन था तो सब कुछ सच ही। आसना ने दवा निगल तो ली, लेकिन जल्दी ही वह उल्टी के साथ बाहर आ गई। कौशिक ने उसे किसी भूखे भेड़िए की तरह घूर कर देखा। आसना डर से सहम गई, लेकिन इस बार उसने बस सब साफ करने की हिदायत देकर छोड़ दिया और ऊपर कमरे में चला गया, जहां शायद उसका पूरा परिवार सब कुछ जानते हुए अनजान होने का नाटक करके गप्पों में मशगूल था। आसना खुद को समेटते हुए उठी, बाथरूम में जाकर घावों को साफ किया, लेकिन उसके मन पर जो घाव हुए थे वो कहाँ साफ होने वाले थे। साफ कपड़े के साथ वह किचन में गई और असहनीय दर्द के बावजूद सभी के लिए नाश्ता बनाया। सभी खा पीकर अपने कमरे में मस्त थे। इधर आसना किसी गुलाम की तरह दर्द से काम में लगी हुई थी। नाश्ते के बाद दोपहर के खाने की तैयारी। नाश्ते में बच्चा खुच्चा खाकर आसना ने दर्द की वही दवाई खाई जो राक्षस पति ने दी थी, और फिर से काम में लग गई। उसकी हिम्मत भी नहीं थी कि वह एक बार जाकर कमरे में अपनी बीमार बच्ची को देख ले। ये सब तो जैसे अब कौशिक का पसंदीदा काम बन गया था। एक घाव भरता नहीं था कि कौशिक उसे एक नया घाव दे देता था। अब तो रोज शराब के नशे में धुत रहने लगा। आसना अपने ही घर में कैदी थी। अपने ऊपर हो रहे अत्याचार की वजह भी उसे पता नहीं थी। कौशिक का बर्ताव दिन ब दिन और ज्यादा राक्षसी होता जा रहा था। इन सब के साथ 3 महीने गुजर गए। रक्षाबंधन का दिन था। चारों बहनें अपने भाई को राखी बांधकर मोटी रकम वसूल रही थीं, और कौशिक हंसते हुए उन्हें दे रहा था। देखने में सब कुछ सामान्य लग रहा था। कोई कह ही नहीं सकता था कि यही वो कौशिक है जो आसना को हर रोज जानवरों की तरह पीटता है। सभी साथ बैठकर हंसी मजाक में व्यस्त थे और बीच बीच में आसना को तिरछी नजर से देख रहे थे, और दान भी हंसी हंस रहे थे। आसना को अगम की हमेशा याद आती थी, लेकिन आज तो बहुत ही ज्यादा। आसना उठकर कमरे में चली गई और अगम की तस्वीर को गले से लगाकर फपक कर रो पड़ी। हर रक्षाबंधन पर अगम आसना से मिलने जरूर आता था। रक्षाबंधन के एक दिन अनुष्का भी आती थी। बचपन से बड़े होने तक दोनों बहनें हर साल एक साथ ही अगम को राखी बांधती थीं। इस बार तो दोनों ही उसे इस दुनिया में अकेला छोड़कर कहीं दूर चले गए थे, जहां से कभी कोई लौट कर नहीं आया। ऐसी जगह आसना के पास आंसू के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। उस घर में एक इंसान भी ऐसा नहीं था जो आसना के लिए दुखी हो या उसे सब ठीक हो जाने का दिलासा दे। जाने किन जंगली लोगों के बीच आकर फंस गई थी आसना, जहां से निकलने का उसे रास्ता ही नहीं सूझ रहा था। आसना उस घर में बस एक गुलाम जैसी थी, जो सब दुख सहकर बस काम करती रहती थी। इतना अत्याचार तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया होगा शायद अपने गुलामों पर। आसना को डर था कि उसके विरोध करने पर कहीं ये लोग उसकी बच्ची के साथ कुछ गलत ना करें। इस डर से अपनी बच्ची की खातिर खामोशी से उनके अत्याचारों को सह रही थी। आसना को किसी से मिलने की या बात करने या दहलीज के बाहर कदम रखने की आजादी नहीं थी। चारों में से कोई ना कोई उस पर लगातार नजर रखती थी। उस रक्षाबंधन के दिन भी आसना ने पूरे दिन काम किया और बाकियों ने आराम। जो आराम करके थक जाती थीं और थकान दूर करने के लिए फिर आराम करती थीं,
रात को सबको खिलाने पिलाने के बाद आसना ने किचन की साफ सफाई की, क्योंकि उस दिन के बाद से किचन ही आसना के सोने की जगह थी, जहां वो अपनी बच्ची के साथ फर्श पर एक फटा पुराना कपड़ा बिछाकर सोती थी। बच्ची सो चुकी थी। उसके माथे पर हाथ फेरते फेरते आसना भी सो गई। सपने में उसने अपने भाई को देखा, जो आसना से नाराज थे और बार बार कह रहे थे, तुझे मैं याद हूँ पर मेरी बात याद नहीं। क्या कहा था मैंने? उस आखिरी दिन कहते हुए अगम दुख से पलटा और आसना से दूर जाने लगा। आसना उसे रोकने के लिए पीछे दौड़ी और रोते हुए बोली, मत जाइए भैया, मुझे अकेला छोड़कर। मगर अगम आगे बढ़ता गया और धुंध में गुम हो गया। आसना की आंखें खुल गईं। बस एक सपना था। आसना उठकर बैठ गई। आराम कहीं नहीं था, पर उस सपने से अब भी आसना की आंखें भीगी थीं। आसना की आंखों में नींद नहीं थी। वह उठी और किचन से बाहर आ गई। बड़ी नंद के कमरे से उसे कुछ आवाज आती सुनाई दी। वह वहीं ठिठक के रुक गई। अंदर बड़ी नंद और कौशिक बात कर रहे थे, जिसे सुनकर आसना के पैरों के तले से जमीन खिसक गई। अंदर चल रही कौशिक की और उसकी बड़ी बहन की बात सुनकर आसना के पैरों के तले से जमीन खिसक गई। ऐसा लग रहा था कि वह अंधेरे में थी। वो राज जो बस कौशिक और उसका परिवार जानता था, और कोई जानता था तो बस अगम। क्या कौशिक कब तक इस महारानी का बोझ ढोएगा? मेरी नंद की नंद तो तुझे बहुत पसंद करती है, अब भी शादी के लिए तैयार बैठी है। तू हाँ कहे तो 5 लाख नकद देने के लिए तैयार बैठे हैं। इसका तो कुछ करना पड़ेगा ना। एक बड़ी रकम पाने के लिए कुछ खर्च करना पड़ेगा इसके लिए। जिस तरह तूने उस अगम को ठिकाने लगाया, इसे भी लगा दे। लोग तो आज भी उसकी मौत को हादसा समझते हैं। किसी को शक भी नहीं कि उसकी मौत हादसा नहीं, प्लानिंग थी। कहकर उसकी बहन के चेहरे पर हंसी फैल गई। क्या करता? इतना फालतू पैसे नहीं मेरे पास कि उसको 3 लाख चुपचाप वापस कर देता। उसके एक बार कहने पर उसके घर वालों को तो आज तक पता नहीं कि उसने खेत गिरवी रखकर पैसे दिए थे मुझे। उसके साथ ही सारी उधारी खत्म। कहकर कौशिक अट्टहास करके हंस दिया, जैसे कुछ पैसों के लिए एक इंसान की जान लेना कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसकी बहन के लिए क्या सोचा है तूने? सोचना क्या है दीदी, बेचारी अपने भाई बहन के बिना अकेली पड़ गई है। इसे इसकी बेटी के साथ ही वहीं भेज देंगे जहां इसके प्यारे बहन भाई हैं। इसके साथ ही कमरे में दोनों भाई बहन की राक्षसी हंसी गूंजने लगी, जो किसी की मौत का बड़ी बेशर्मी से मजाक उड़ा रहे थे। आसना को उनकी हरकतों पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वह दबे पांव से वापस किचन में लौट आई। कुछ देर बाद दोनों भाई बहन ने आसना को झांक कर देखा। आसना जगी थी, लेकिन सोने का नाटक कर रही थी। आसना को उनके खूनी इरादे पता थे। ऐसे में भला उसे नींद कैसे आती? वह करवट बदलकर लेटी रही। पूरे दिन उस पर कड़ी निगरानी रखी जाती थी। आसना ने किसी से बात करने या बाहर जाने की कोशिश नहीं की, इसलिए तो वो सब आसना की तरफ से निश्चिंत होकर सो गए थे। बस इन दोनों को छोड़कर ये दोनों शैतान भी जल्दी ही सो गए। आसना उस रात ही घर से भाग जाना चाहती थी, लेकिन उसने कुछ और सोचा। अगले दिन सुबह रोज की तरह ही आसना ने सारे काम किया। बिल्कुल सामान्य रही। घर की साफ सफाई, जैसे उसे इस घर से बाहर जाने की कोई इच्छा ही नहीं है। रात को सभी सुकून से सो गए। दिन में साफ सफाई के नाम पर उसने घर के सारे जेवर इकट्ठा करके किचन में छिपा दिए थे। सबके सोने के बाद आसना ने अपनी बच्ची को उठाया और गहने पैसे के साथ घर छोड़कर भाग गई। उसने सबके दूध में अपनी सास की नींद की गोली मिला दी थी, जिसके कारण कोई जाग नहीं पाया था। सुबह भी देर तक सोते रहे। उन सभी ने मिलकर गहरी साजिश रची थी। अब आसना को इंसाफ चाहिए था और अपने भाई बहन की मौत का बदला। आसना दृढ़ निश्चय के साथ घर से निकली थी, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। उस जेल से निकलकर अपनी सहेली के घर गई, जिसके पति पुलिस में थे। अपनी आप बीती कह सुनाने के बाद आसना ने कहा, मुझे बस इंसाफ नहीं, बदला भी चाहिए। उन लोगों ने मेरे भाई की जान ली और बहन की मौत की वजह भी वही है। कहते हुए आसना की आंखें गुस्से से लाल चमक रही थीं। आसना के शरीर पर बहुत से घाव और घाव के निशान थे। उसकी सहेली के पति नितिन ने कुछ अच्छे से समझाया। आसना राजी हो गई। अगली सुबह मेडिकल रिपोर्ट के साथ आसना ने अपने पति और ससुराल के सभी लोगों पर दहेज प्रताड़ना और घर से निकाल देने की एफआईआर लिखा दी। शाम को नितिन अकेले ही आसना के एफआईआर के बारे में जानकारी दी और उनके हित दिखाने का झूठा नाटक किया। कौशिक को पुलिस वाला उनका मददगार लगा।
उसने उससे हाथ मिलाना सही समझा। पुलिस ने भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया, फिर उसे अपने साथ बाहर चलने के लिए कहा कि कहीं बाहर चलकर इस नई दोस्ती का जश्न मनाते हैं। कौशिक तो फूले नहीं समा रहा था कि एक पुलिस वाले से उसकी दोस्ती हो रही है, जो आगे बड़े काम आएगी। कुछ देर बाद वो घर के कपड़े में ही नितिन के साथ बैठ गया। नितिन उसे अपने पास ही एक खाली मकान में ले गया। वहां दोस्ती के जश्न में दोनों ने जमकर शराब पी। वैसे शराब तो बस कौशिक ने पी, नितिन ने तो पीने का ढोंग कर रहा था। कौशिक बहुत खुश था। खुशी में कितना पी गया उसे होश ही नहीं रहा। जब वो पीकर बुरी तरह से टुन्न हो गया, उसकी आंखें बंद होने लगीं। बंद होती आंखों से उसने देखा कि सामने आसना खड़ी थी, जो गुस्से से उसे घूर रही थी। लेकिन वह इतना पी चुका था कि जल्दी गहरी बेहोशी में था। अगले दिन जब कौशिक की आंख खुली तो उसने आसपास देखा। वह एक गद्देदार सफेद बिस्तर पर था। उसके हाथों में ड्रिप लगी हुई थी। आसपास कई तरह के अजनबी लेटे हुए थे। हर जगह से दवाई की तीखी महक आ रही थी। मतलब साफ था कि वह हॉस्पिटल में था, लेकिन क्यों? इसका जवाब उसे कुछ सेकंड में ही मिल गया। बेड पर उसका आधा ही शरीर था। उसके दोनों पैर गायब थे। वो दर्द और दुख से चीख चीख कर रोने लगा। तभी डॉक्टर ने आकर उसे शांत किया और दिलासा देते हुए बोले, बड़ा नेक पुलिस वाला है। नितिन अक्सर जरूरतमंद लोगों की मदद करता है। अस्पताल में तो आना जाना लगा रहता है बेचारे का। अब तो सभी पहचानते हैं इसे। बड़ा ही कर्मठ, न्याय प्रिय है। हमेशा भ्रष्टाचार के विरोध में खड़ा मिलता है। मैं तो दिल से इज्जत करता हूँ इसकी। तुम नशे में टुन्न जाकर पटरी पर लेट गए। बेचारे ने देखा और तुम्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ट्रेन तुम तक पहुंच गई और तुमने अपने दोनों पैर खो दिए। वो तो समय से रहते अस्पताल आ गए, वरना जान से जाते। डॉक्टर ने कंधे उचकाकर कहा और चला गया। कौशिक की सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि कोई भी उस ईमानदार पुलिस वाले के खिलाफ न बोलता था न ही सुनता था। काफी लोकप्रिय था अपने अच्छे कर्म के कारण। कौशिक अपना पैर खोकर घर लौट गया। अब शादी के लिए 5 लाख क्या, शादी में जाने के लिए उसे कोई 5 रुपए भी नहीं देना चाहता था। दहेज उत्पीड़न के लिए सभी को जेल हुई। चारों ही नंद के बुरे व्यवहार और किए गए हर बुरे बर्ताव को हफ्ते भर तक नितिन की मदद से न्यूज चैनल और पेपर से लगातार बनाए रखा गया। इसका परिणाम ये हुआ कि उन चारों के ससुराल वालों ने उन्हें घर से निकालकर हर रिश्ता पूरी तरह से खत्म कर दिया। ये सब होने में थोड़ा वक्त लगा, पर आसना ने अपने साथ हुए अत्याचार और भाई की मौत का अच्छे से बदला लिया था। नितिन के सहयोग से उन अपराधियों को सही सबक सिखाया था। सालों बाद जब वे जेल से बाहर आए तो उनका घर तक नीलाम हो चुका था। बहनें समाज से बहिष्कृत, माँ बाप जर्जर, कंकाल और कौशिक अपाहिज था। लालच के चलते अब सभी मंदिर के भिखारी थे। कोई भी उन लोगों को अपना रिश्तेदार नहीं कहता था। आते जाते लोग भीख कम, जूते चप्पल और ताने ज्यादा बरसाते थे। आसना ने इधर अपने भाइयों की दुकान को बड़ा कर दिया था, जिसकी देखभाल तृषा करती थी। और आसना लॉ की पढ़ाई करके नितिन की बहन के अंडर प्रैक्टिस में थी। आसना अपने घर परिवार का सहारा थी, साथ ही जरूरतमंद लोगों की मददगार। तीनों बच्ची, एक उसकी और दो अगम की, एक अच्छे स्कूल में पढ़ती हैं। आसना ने टूटने के बाद भी हार नहीं मानी और उन राक्षसों से जायज बदला लिया। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।